अब राय साहब, अब मूल बात पे ये आते हैं के राय साहब, कि ये सारी चीजें चल रही हैं, डंके की चोट पे चल रही हैं, जिसको जो करना है कर ले, कुछ इस तरह का माहौल है। नवनीत सहगल के केस में एक शो कॉज नोटिस इशू होता है। शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद जो भी उनका जवाब आता है वो पर्याप्त मान लिया जाता है और फाइल में रखा हुआ है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो फाइल बंद हो चुकी है, क्योंकि अगर ये खींचतान की कहीं फाइल होती, अगर दो गुटों की फाइल होती, तब तक उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई हो गई होती। ये हम लोगों को पता है कि एक दूसरा ग्रुप उसको वो कर लिया होता है। मैं डॉक्टर संजय यहाँ पे हैं। डॉक्टर संजय ने एक उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया है, लेकिन डॉक्टर संजय ये याद रखिएगा कि जितनी जमीन जायदाद उन्होंने बनाई थी, वो एक समय तक कहते हैं कि वो रावण थे, अब वो राम हो गए। तो जब रावण राम होता है तो उसको रावण काल के अपने कृत्यों का तो भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी बहुत बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, और उस प्रॉपर्टी को अगर आप राम हुए तो ये नहीं हुआ कि उस प्रॉपर्टी से निवृत्त हो जाए। हाँ, मैंने एक समय बनाई थी, एक समय में बहुत भ्रष्ट था, अब मैं ठीक हो गया हूं, इसलिए आप मेरी इज्जत करिए। तो मैं थोड़ा उस मामले में आपके वाली राय नहीं रखता हूं कि उनके साथ कोई उनकी प्रताड़ना हो रही है। पुरानी अगर घूसखोरी तुमने इतनी की थी, लोगों के की लूट खसोट की थी, उसमें अगर कोई आज जांच पड़ताल हो रही तो उसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसा अनुचित काम नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है साहब, ये जो पूरा मामला नवनीत सहगल का है, ये मामला गवर्नेंस का भी है, ये मामला न्यायपालिका का, न्याय व्यवस्था का भी है, क्योंकि ये सारी चीजों का मिला जुला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार जब फोरफ्रंट में आ गया है तो अब लोगों का साहस दुस्साहस भी और बढ़ता जा रहा है कि ठीक है, जो करना कर लो, हम तो ऐसे ही करते हैं। मैं इस पे एक छोटी आपकी टिप्पणी लूंगा, फिर एक और मेरा सवाल है इसी से रिलेटेड, उस पर ही बात कर लेंगे। क्या कह रहा है साहब? देखिए, अगर सहगल साहब पे बहुत गंभीर आरोप है, उस पर जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट रखी हुई है, तो ये उनके लिए डिमेरिट का काम नहीं करेगी आज के गवर्नेंस की जरूरतों के हिसाब से। आज जिस तरह से क्रोनी और कॉरपोरेट पूरे सिस्टम को जकड़े हुए हैं और उसको संचालित कर रहे हैं, उसमें उन्हीं ऐसे ही अफसरों की उनको आवश्यकता है जो हजारों करोड़ के हेरा फेरी को सफलतापूर्वक कर सके और उसके बाद भी किसी जांच से अपने को बरी कर ले, अपने को बेदाग साबित कर ले। ये बड़ी लंबी यात्रा है ब्यूरोक्रेसी की सर। ये 70 साल में यह मिला है कि जो सबसे ज्यादा बेईमान है उसी को सत्ता को उसकी सबसे अधिक जरूरत है, और जो ईमानदार है तो जेल में है, या तो साइड पोस्टिंग में है, या सस्पेंशन के बाद इंक्वायरी झेल रहा है, या अपनी प्राण गंवा चुका है किन्हीं कारणों से। देखिए, मैं एक बार गया था मसूरी में, जो लाल बहादुर एलबीएस एकेडमी है जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती, तो उसमें एंट्री होती है, एक पत्थर पे एक वाक्य लिखा हुआ है जो सरदार पटेल जी द्वारा कहा हुआ है। तो बड़े सुंदर वाक्य से उन्होंने सिविल सर्वेंट को प्रेरित किया था कि देश निर्माण में आपकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के आजादी का वो बिहान था और लग रहा था कि गवर्नेंस के लिए जिस उच्च मेधा और जिस सक्रियता और समर्पण की जरूरत है, उसके लिए यह प्रशिक्षण संस्थान बहुत अच्छा है। आप देखिए, सिविल सर्वेंट का पूरा कंसेप्ट ही था, अगर पुराने सिविल सर्विसेज की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो वो कहते हैं कि साहब ये जो बनाया गया था स्टील फ्रेम था। कॉलोनियल इंडिया जो है उसमें जो उसके पहले एक मेडिवल इंडिया में जो पुराना हिसाब किताब था, एक सामंती बंदोबस्त था, उसमें जो मॉडर्नाइज किया, जब एजुकेशन आया, रेलवे आया, पोस्ट ऑफिस आया, यूनिवर्सिटी आया, अधिकारी आए, बाबू आए, तो उनको एक स्टील फ्रेम बनाया कि ये सब प्रशासन को चलाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी उनकी जवाबदेही थी, इतनी उनकी ईमानदारी थी, लेकिन उनके काम के हद को जानते थे, इसीलिए एग्जीक्यूटिव कहा गया कि आपको एग्जीक्यूट करना है। आपका काम है जो पॉलिटिकल लीडर्स के आदेश होंगे, जो सरकार का निर्णय होगा, जो कैबिनेट आपसे कहेगी, उसको लागू करना। अब क्या स्थिति है, वो जो हिंदुस्तान में नेहरू जी जो वेलफेयर स्टेट लाए, पब्लिक सेक्टर लाए, तो इनका काम उसको एग्जीक्यूट करना, पूरा करना था। अब प्राइवेटाइजेशन के दौर में इतनी ज्यादा काला धन आ गया, इतनी काली पूंजी आ गई, इतने सारे लाइसेंस और ये सारी चीजें आ गई कि, और ऐसा गवर्नेंस आ गया, चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया, राजनीति बड़े बड़े लोगों की तरफ खिसकती चली गई कि अब नेता खुद जो है उसका कॉमन सेंस इतना कमजोर है, उसके पास प्रशासन की क्षमता नहीं, वो इतनी बुरी तरह से निर्भर अधिकारियों पे। हमने सुना कि 9 या 11 आईएएस अफसर हैं, माननीय योगी जी
उन्हीं से मिलते हैं और कैबिनेट के मंत्रियों और जिनको नहीं चाहेंगे वो अपनी इच्छा से माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकता और सारे डिसीजन एक उच्च अधिकारियों के का एक ग्रुप है उसके द्वारा लिया जाता है। तो अब इस पे पूरी की पूरी सरकार कई मुख्यमंत्री आप तो भैया एमपी भी थे एमएलए भी थे और उनके जैसा जाबाज नेता तो उत्तर प्रदेश में अब है ही नहीं, एक भी नहीं, एक से सिंगल इंसान नहीं। मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूँ। आप पत्रकार के हैसियत से और राजनीतिक कर्मी की हैसियत से लखनऊ में रहे हैं। अब कौन ऐसा मुख्यमंत्री है और कौन ऐसा मंत्री है जो जिसका कॉमन सेंस इतना स्ट्रांग हो, जिसको प्रशासनिक क्षमता, जो अधिकारियों को अपने उंगली पर नचाए। अधिकारियों के भ्रष्टाचार की तो यह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश तनहा राज्य है जहां पर आईएएस एसोसिएशन में इस बात के लिए वोटिंग हुई थी कि कौन अधिकारी सबसे अधिक भ्रष्ट है, अगर आपको याद हो। और उस वोटिंग के परिणाम भी आए थे। बाद में पता चला कि जो लोग ये कंप्लेंट चला रहे थे वो उन पे भी भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप लगे थे। तो सहगल साहब तो समझिए कि नवरत्नों में एक कोहिनूर है, उनकी क्षमता है। वो बहन जी को से लेकर और अखिलेश जी, मायावती जी और मुलायम जी और योगी जी सब उनके क्षमता के सामने नतमस्तक हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। और इसमें अभी आप बिहार के चुनाव में पढ़ ही रहे थे और पत्रकार एक बता रहे थे कि साहब ये जो मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, उनके ड्राइवर की हैसियत 700 करोड़ है। और उसके बारे में बहुत सारे तथ्य बताए। उत्तर प्रदेश में बता दूं कि जितने मैक्सिमम, पहले मैं वहां जाता था गोमती नगर की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में घर के मालिक का नाम नहीं लिखा रहता था। ऐसा मैंने नोट किया कि घर के मालिक का नाम नहीं लिखा है। तो लोगों ने बताया सब आईएएस आईपीएस और आईआरएस और पीसीएस अफसरों के मकान है जो अपना नाम नहीं लिखते हैं। अपने दादी अपने आजी का नाम लिख दिए, नहीं तो वो भी नहीं लिखा करते। 80% मकानों में मैंने घर के नाम नहीं देखे। और लोग कहते हैं बस इसी को आप सीज कर लीजिए गोमती नगर को, तो सिविल सर्वेंट्स का सारा काला धन आपके सामने आ जाएगा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक पतन हुआ है। इसमें नवनीत सहगल जी एक आइसबर्ग की तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तो क्या महादेव वाले ऐप में शीतल जी उसमें तो बहुत सक्रिय थे। का भंडाफोड़ हुआ था, उसमें भी शायद इनका नाम आ रहा था और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ खास लोगों का नाम आ रहा था। तो उत्तर प्रदेश की तो स्थिति अब आईएएस और पीसीएस तक न ले जाइए। अब तो आप लेखपाल और अमीन से शुरू करिए, आप तो सिपाही या हेड कांस्टेबल से शुरू करिए। अब सबसे निचली इकाइयां जो है, आईएएस तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो मतलब वो चला रहा है। दरअसल कोई मंत्री के बस का नहीं है कोई मंत्रालय चलाना। मंत्री तो मोहताज है, मंत्री पैसे के लिए भी मोहताज है, कमीशन के लिए भी मोहताज है इन्हीं सिविल सर्वेंट्स का, इन्हीं प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव और विशेष सचिव लोगों का। तो भारत को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी, जो अंग्रेज इस मामले में मैं मानूंगा कि उन्होंने जिस तरह का एक मॉडर्न सोसाइटी बनाया, उसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बनाया, उसी तरह के लोगों को चुनने के लिए उसी तरह की परीक्षाएं आयोजित किया। समाज के सबसे प्रबुद्ध, सबसे कुशाग्र बुद्धि के लोग उस समय आईसीएस और आईएएस होते थे। कोई मामूली काम नहीं कि आईएएस पीसीएस होना। हम लोग तो उन्हीं हॉस्टलों में रहे जिसमें हर बगल के कमरे का लड़का आईएएस और आईपीएस हो रहा था। और जिस तरह की मेहनत की जरूरत होती है, जिस तरह के टैलेंट की जरूरत होती है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। मैं जीएन जहां हॉस्टल में था और 80% लड़के आईएएस पीसीएस हुए, होते ही हैं। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि अगर इतने टैलेंट लोग, अगर समाज को इतनी जिम्मेदारियां, एक कमिश्नर है, कलेक्टर है, एसडीएम है, ये एसटीओ है, ये आरटीओ है, इतनी जिम्मेदारियों पर बैठ कर अगर ये भ्रष्ट हो गए, इनको कोई कमी ही नहीं, इनको इतनी अच्छी तनख्वाह, इनको नौकर ड्राइवर फ्री में है, घर के अंदर खेती बाड़ी लायक बंगले में जमीनें हैं और कहीं कोई कमी नहीं। इनके बच्चों की उस शहर में बेस्ट स्कूलों में इनके बच्चों के एडमिशन होते हैं। ये किस लिए करप्ट होते हैं? इनका पैसा हम बताएं, उत्तर प्रदेश में मेरी भी कोई जानकारी, जितना फील्ड है जानिए, माइनिंग का सेक्टर जहां है,
जहां पे कंस्ट्रक्शन, जहां रियल इस्टेट है, सब में इन अधिकारियों का पैसा लगा हुआ। और ये सारे, ये पैसे कोई जरूरी नहीं कि शरीफ ज्यादा ठेकेदारों के, जो माफिया ठेकेदार हैं, जो बाहुबली ठेकेदार हैं, इनके पास इनके करोड़ के करोड़ रुपया इन इन अधिकारियों को लेके, जो बड़े बड़े पदों पे थे, जो एडीजी थे, डीजी थे, जो कमिश्नर थे, जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स के आला अफसर थे, जो बड़ी बड़ी पोस्टिंगों में रहे, सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एक एक जगह मामूली जिलों में, जो माइनिंग वाले जिले हैं बुंदेलखंड के, पता चलता है कि भाई यहाँ के डीएम तो ये तो पनिशमेंट पोस्टिंग है। कैसा आप पनिशमेंट पोस्टिंग करते हैं? 2 साल में ये 800 करोड़ रुपया है केवल माइनिंग से निकालते हैं। तो साहब रखते कहाँ है 800 करोड़ कमाते हैं? क्या या तो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होता है, तो या उत्तर प्रदेश के जो बड़े माफिया लोग हैं, बाहुबली हैं, उनके बिजनेस में, बड़े बड़े माइनिंग सेक्टर में, सड़क में, रियल एस्टेट में सिविल सर्वेंट का पैसा। लेकिन और हर कोई जानता है कि किसका पैसा कहाँ लगा हुआ है। लेकिन लोग ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, ऐसे थोड़े अडानी के हाथ में सब कुछ चला जा रहा है। शीतल जी ने तो बहुत खूबसूरती से बताया कि एक एक चीज इनके हाथ में दिया जा रहा है, इसलिए कि रोकने वाले विल पावर नहीं है पॉलिटिकल, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी ऋणविहीन है, इतनी बिकी हुई है, उसकी आत्मा इतनी गिरवी रखी हुई है कि वो जानता हुआ कि हमारा स्टेट बिक रहा है, वो जानता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज खत्म हो गए, हमारे हॉस्पिटल्स खत्म हो गए, हेल्थ सिस्टम खत्म हो गया, और सब कुछ लूट लिया पैसे वालों ने, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश की स्थिति और देश की स्थिति।